हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग, स्वर्णिम समापन। टोक्यो पैरालंपिक का स्वर्णिम समापन हुआ है क्योंकि कल कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है और गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं सुहास यतिराज, उन्होंने रजत पदक जीता है। और इसमें 19 पदक टोटल भारत ने जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 24वें नंबर पर रहा। यानी भारत ने कितने पदक जीते? 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं और इसमें भारत 24वें स्थान पर रहा है। और ये जो पैरालंपिक था, टोक्यो पैरालंपिक, ये 16वें क्रम का पैरालंपिक था और सबसे सफल ओलंपिक माना जाएगा भारत के लिहाज से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पदक भारत ने इसी पैरालंपिक में जीते हैं। पैरालंपिक का रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन भारत ने 2 पदक जीते और ये दोनों पदक बैडमिंटन की 2 अलग अलग स्पर्धाओं में आए हैं। भारत को दिन का पहला पदक गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल यतिराज ने रजत पदक के रूप में दिलाया, तो कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट में भारत के सुखद अभियान का स्वर्णिम समापन किया। कर्नाटक के 38 वर्षीय सुहास यतिराज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में शीर्ष वरिता फ्रांस के लुकास माजूर से करीबी मुकाबले में हार गए। 62 मिनट का मुकाबला चला, जिसमें ये 21-15, 17-21 और 15-21 से हार गए थे। कृष्णा नागर ने पुरुष सिंगल्स में एक अन्य स्पर्धा के फाइनल में रोमांचक जीत दर्ज की। जयपुर के 22 साल के कृष्णा ने हांगकांग के चू मैन काई को 3 गेम तक चले फाइनल में 21-17, 16-21, 21-17 से हराया। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष तेज। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 3 हफ्ते बाद भी नई सरकार के गठन की घोषणा नहीं हो सकी है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान के विभिन्न धड़ों के बीच संघर्ष छिड़ गया है। तो वह हालांकि तालिबान के बारे में आपको कई बार वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वे जान लें कि तालिबान एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था, उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम घोषित कर रखा था। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन किया, तो उसमें कई तरीके के फरमान जारी किए गए थे। यानी महिलाओं के लिए ये आप कह सकते हैं कि तालिबान बिल्कुल भी क्रूर देश माना जा सकता है। तालिबान की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो तालिबान एक पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्टूडेंट यानी कि छात्र। 1990 की शुरुआत में नॉर्दर्न पाकिस्तान में तालिबानी संगठन सामने आया था। उस समय अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाएं लौटने लगी थीं। माना जाता है कि यह पहला पश्तो आंदोलन था। धार्मिक संगठन के तौर पर भी ये सामने आया था। और अफगानिस्तान अगर हम बात करें कि पाकिस्तान से कब अलग हुआ था, तो अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंग थे। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया था। वो अफगान यानी कि पश्तून था, अफगानी था। 1751 तक अहमद शाह ने वे सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हैं। दरअसल 1893 में जब डूरंड रेखा खींची गई, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, वह 100 बरस के लिए नहीं थी, बल्कि अमीर अब्दुल रहमान खान और सर मार्टिन डूरंड ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे उसकी मियाद दस्तक करने वाले बादशाह की जिंदगी तक माना गया था। लेकिन अभी तक ये चलती आ रही है, यानी कि 100
से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, तब भी ये रेखा अब मानी जा रही है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उस समय अफ़गानिस्तान के शासक थे अमीर अब्दुर रहमान खान और सर मार्टिमर डूरंड, इनके बीच समझौते के तहत ये डूरंड रेखा खींची गई थी और इसका जो वैधता थी वो अब अमीर अब्दुर रहमान के जीवन काल तक ही मानकर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे समझौते पर, लेकिन ये अभी तक चलती आ रही है। तो आपको पता हो गया कि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी रहे सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ माइकल रूबिन के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क समेत तालिबान के विभिन्न धड़ों ने हिबातुल्लाह अंखुजदा को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है, जबकि तालिबान ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अंखुजदा इस्लामिक अमीरात के सर्वोच्च नेता होंगे और उनके मातहत ही नई सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि इन मतभेदों को सुलझाना आईएसआई प्रमुख के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि क्वेटा सूरा हक्कानी नेटवर्क से अलग है, वह हक्कानी नेटवर्क नार्दर्न तालिबान से अलग है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोरोना से जूझ रहे केरल में निपाह वायरस की दस्तक। ये पता कब चला? जब 12 साल के एक बच्चे की मौत हुई है और उसके संपर्क में आए 2 स्वास्थ्यकर्मी भी अब बहुत ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं और इन तीनों के संपर्क में आए 188 लोगों की अब पहचान की जा रही है, जो इन तीनों के संपर्क में आए हैं और लगातार वहाँ पर संक्रमण फैलता जा रहा है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे केरल में अब निपाह वायरस ने दस्तक दी है। कोझिकोड के पास स्थित मवूर इलाके में एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद उसके संपर्क में आए 2 स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने का पता चला है। अब तक बच्चे के संपर्क में आए 188 लोगों की पहचान की गई है। इनमें से 20 को हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इन सभी को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अन्य लोगों को आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। बता दें कि निपाह वायरस चमगादड़ की लार से फैलता है। स्वास्थ्य विभाग ने उस अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा है जहां पर बच्चे का इलाज चल रहा था। मृत बच्चे के घर से लगते 3 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है। क्षेत्र के लोगों से बुखार, उल्टी या अन्य किसी तरह की दिक्कत आने पर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करने को कहा गया है। नेक्स्ट है कि आधार में बदलाव पर बदल जाएंगे रिश्ते। अभी तक जैसे वाइफ ऑफ या सन ऑफ लिख के आता था, अब केयर ऑफ लिख कर आएगा। ऐसा ही एक मामला आया, जो एक रिटायर्ड कर्मी थे, वे जब अपना एड्रेस चेंज कराने गए तो जब उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कराया तब तो सही हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने वाइफ का एड्रेस चेंज कराया तो वाइफ ऑफ की जगह केयर ऑफ लिख कर आ गया। उन्होंने सोचा ये एक कंप्यूटर की गलती होगी, लेकिन जब वो 2-3 सेंटर पर गए तो भी उनको यही ऑप्शन देखने को मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सन ऑफ या फिर वाइफ ऑफ की जगह पर केयर ऑफ देखने को मिलेगा। तो इसमें अब आधार कार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आधार कार्ड, देखिए, एक जो स्कीम चलाई गई थी वो 28 जनवरी 2009 से चलाई गई थी, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक आईडी यानी कि यूनिक नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक आदमी का एक अलग नंबर होगा, इसके लिए ताकि उनकी पहचान, बायोमेट्रिक पहचान की जा सके। और गरीबों को उनके कई योजनाओं का लाभ मिल सके, ताकि जब बैंक अकाउंट ऐड किया गया तो उसमें कई लाभ उनको मिल सके। मतलब कई योजनाओं में आधार की आज काफ़ी महत्वपूर्णता बढ़ चुकी है। सबसे पहला आधार कार्ड किसे मिला था, ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला आधार कार्ड पाने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि महिला थी, जिनका नाम रंजना सोनावाने था। रंजना सोनावाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। लोकप्रियता के मामले में उन्होंने कई राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री
बोरिस जॉनसन भी उनसे पीछे हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग 70% है। शीर्ष 13 वैश्विक नेताओं में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। वयस्कों के बीच भी वह सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। भारत में इस आबादी के बीच किए गए सर्वे में 75% लोगों ने उनके कामकाज पर खुशी जताई है। इसी साल जून में उनकी रेटिंग 66% थी। यह अगस्त 2019 में 82% के मुकाबले लगभग 20% कम थी। ये सर्वे होता कैसे है? द मॉर्निंग कंसल्ट नामक कंपनी साप्ताहिक आधार पर अपने आंकड़े को अपडेट करती है। कंपनी द्वारा जो सैंपल साइज लिया जाता है उसमें कुछ लोगों को चुना जाता है और उनमें कुछ सवालों पर बात की जाती है। ये सर्वे काफ़ी जटिल तरीके से किया जाता है। इसमें कंपनियों के पास रियल टाइम पोलिंग डाटा, पॉलिटिकल इलेक्शन डाटा, चुने हुए प्रतिनिधियों का डाटा और चुनावी मुद्दे होते हैं। सर्वे के लिए 11,000 से अधिक लोगों से दुनिया भर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति और सांसदों की लोकप्रियता जानने के लिए अकेले 5,000 लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी 70 पॉइंट के साथ सबसे टॉप पर हैं। उसके बाद राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर जो कि मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, 64 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और प्रधानमंत्री मारियो दात्री इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो 63 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जो बाइडेन चौथे नंबर पर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया ये 5वें नंबर पर। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पता चल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा में डेनमार्क के अनुभवों से भारत को होगा लाभ। हरित राजनीतिक सहयोग के रूप में डेनमार्क का भारत के लिए बहुत महत्व है। वह भारत का इकलौता ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोनों देशों का सहयोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत लाभप्रद साबित हो सकता है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को ही भारत डेनमार्क संयुक्त आयोग की बैठक के बाद कही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में इस बैठक की अध्यक्षता जयशंकर ने अपने डेनिश समकक्ष जेपे कोफेड के साथ की थी। जयशंकर ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से डेनमार्क भारत का बेहद खास सहयोगी है। उसके द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों को अपनाकर भारत भी लाभान्वित हो सकता है। वह 2 से 5 सितंबर तक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की यात्रा पर थे। इन यात्राओं का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों का विकास करना था। जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार निवेश समझौता बढ़ाएगा। डेनमार्क की 200 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। हमारी कोशिश है कि भारतीय कंपनियों का काम भी डेनमार्क में बढ़े। हमने इस सिलसिले में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की है। नेक्स्ट न्यूज़ है। अफगानिस्तान में मदद को इमरान ने की यूएन महासचिव से वार्ता। तो इसमें यूएन के बारे में हम जानेंगे। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए तेजी से सक्रिय हो गया है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से वार्ता की है। इस वार्ता में इमरान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए जबरदस्त पैरवी की है। यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में शरणार्थियों का बहुत बड़ा संकट सामने आने वाला है। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के लिए अपनी सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पाक प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार वार्ता में प्रधानमंत्री ने यूएन की अफगानिस्तान में भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से और अधिक मदद की आवश्यकता है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से जानकारी दी गई कि अफगानिस्तान में मानवीय संकट के मामले में 13 सितंबर को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है। अब हम यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संक्षिप्त रूप से इसमें कई समाचार पत्र संयुक्त राष्ट्र भी लिखते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना है। इस संगठन ने दुनिया भर में कई अहम मौके पर मानव जीवन की सेवा कह सकते हैं कि एक आदर्श पेश किया है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र वह पत्र है जिस पर 50 देशों के हस्ताक्षर द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ था। अक्सर इस पत्र को संविधान माना जाता है और ये एक वास्तव में एक संधि थी। संविधान माना जाता है लेकिन ये एक संधि थी। जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें भारत के दो संगठन हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन यानी कि IDA। ये भारत के दो संगठन इसमें हैं। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, वो आपको कई बार बताया जा चुका है और इसके सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। अगर हम ये बात करें कि भारत संयुक्त राष्ट्र का कब सदस्य बना, तो आपको जैसे बताया गया कि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। ये जरूर याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। नेक्स्ट न्यूज है, भारत के पास देखो और इंतजार करो के अलावा और कोई विकल्प नहीं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सरकार बनाने को लेकर अंतर्द्वंद से जूझ रहे तालिबान के घटनाक्रम को लेकर पूर्व राजनयिकों ने देखो और इंतजार करो की नीति अपनाने पर जोर दिया है। इनका मानना है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है और भारत ने अब तक अच्छा काम किया है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के तालिबान के प्रयासों के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख की यात्रा पर पूर्व भारतीय राजनयिकों ने रविवार को कहा कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अभी भी लगातार परिवर्तनशील है। भारत के पास बिना सोचे समझे प्रक्रिया से बचते हुए देखो और इंतजार करो के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है आक्रांताओं का अनुचित महिमा मंडन, यानी कि किस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर समय समय पर आक्रमण किया था, भारत में खून खराबा किया, किस तरीके से मंदिरों को ध्वस्त किया, ये सब जैसा आप पिक में देख रहे हैं। तो इस आर्टिकल का हमारे एग्जाम के लिए कोई महत्व नहीं है, ना कोई ऐसा इसमें डेटा दिया गया है जिसको हम नोट कर सकें या फिर डिस्कशन करें, तो इस आर्टिकल को हम ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है जातिगत जनगणना से बढ़ेगी समानता। इसमें हम जनगणना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान सकते हैं, इसलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। पिछले कई महीनों से देश में जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे छाए हुए हैं। इस संबंध में गत दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल या प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने पटना लौटते वक्त यह वक्तव्य दिया कि प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना की मांग को नकारा नहीं है। इस पर भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा ने कभी जाति एवं जनगणना का विरोध नहीं किया है। यह सुखद है कि आज कम्युनिस्ट भी जाति जनगणना के सवाल पर चिंता एवं विमर्श साझा कर रहे हैं। संसद में भी काफी समय बाद ऐसी सर्वमान्य एकता दिखी जब सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने एक मत होकर राज्यों को पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने का अधिकार दिया है। शीर्ष अदालत ने एक निर्णय के बाद से ये अधिकार केंद्र के पास सुरक्षित रखा है। दरअसल जातिगत जनगणना की मांग सबसे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की थी। इसके लिए बीजू जनता दल संसदीय दल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बिहार के साथ उड़ीसा भी विधानसभा में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर चुका है। महाराष्ट्र सरकार पहले ही विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर चुका है। इस दिशा में सबसे सामयिक एवं सटीक वक्तव्य
ओबीसी आयोग के सदस्य जेके बजाज की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना के द्वारा सिर्फ व्यक्तियों की गिनती वर्गों में नहीं होती है, बल्कि उसके द्वारा समाज की विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का ब्यौरा भी एकत्र किया जाता है। देखिए, जातिगत जो जनगणना है वो एक अब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, यानी कि इसमें जो हम अपनी जाति को कितना आगे बढ़ा सकें, इस पर कवायद चल रही है। जातिगत जनगणना के नए आंकड़े आने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने और इसे तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी। बहरहाल मोदी सरकार ने पिछड़ी जातियों के 27 सांसदों को मंत्री परिषद में जगह दी है। मेडिकल निट में पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण देने का निर्णय किया गया है। 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा मंडल आयोग के फैसले को लागू करने की घोषणा की गई थी, तो उसका सबसे ज्यादा विरोध मेडिकल सेवाओं में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा ही किया गया था। तब कहा गया था कि सरकार योग्यता के साथ समझौता कर रही है। संसद सदस्यों के आवास के बाहर प्रदर्शन होने लगे। यूथ फॉर इक्वेलिटी जैसे संगठन बनाकर सड़कों पर हिंसक आंदोलन किया गया। हरियाणा में तो कई करोड़ की संपत्ति तबाह हो गई थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने सावधानी पूर्वक आर्थिक आधार पर भी 10% आरक्षण की घोषणा कर किसी संभावित आक्रोश को पनपने नहीं दिया। देखिए, जनगणना की अगर हम बात करें तो जनगणना जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। 1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई हैं। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी तथा आगामी जनगणना जो 2021 में होनी थी या होनी है वो कोरोना की वजह से डिले हो रही है। किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र के लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसके रिकॉर्ड या उसका रिकॉर्ड रखना जनगणना कहलाती है। यह एक निश्चित समय अंतराल के बाद की जाती है और शासकीय आदेश के तहत की जाती है। जनगणना 2021 दो प्रकार से की जाएगी। इसमें पहले प्रकार में ऑफलाइन कागज में डाटा कलेक्ट करके जानकारी को भरना होगा और दूसरे प्रकार में ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स के माध्यम से डाटा भरना होगा। जनगणना देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या आदि से संबंधित आंकड़ों के माध्यम से नागरिकों को देश की इस विविधता और इसके जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। 2021 की जो जनगणना है उसका हम आदर्श वाक्य एग्जाम में पूछ सकता है, उसके बारे में जान लें। जन भागीदारी से जन कल्याण, ये जनगणना 2021 की थीम है। जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 के पहले चरण में वर्ष 2020 में अप्रैल से सितंबर तक जनगणना होनी थी, लेकिन वो डिले हो गई। आज़ादी और भारत का विभाजन के बाद पहली जनगणना भी है। 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत पहली जनगणना आयोजित की गई थी, यानी 1948 में पहली जनगणना आयोजित की गई थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि 36,10,88,090 ये जनसंख्या थी। तो अब जो 1891 की जनगणना थी, 1891 की जो जनगणना थी वो ब्रिटिश राज द्वारा कराई गई थी, जिसमें आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो उस समय वर्मा था, देश शामिल थे। जनगणना आयुक्त जेरोविस एथलेस्टेन बैनस थे, जिन्हें बाद में भारत में उनके काम के लिए नाइट की उपाधि दी गई थी। 1891 की जनगणना के अनुसार 22 भाषाओं के 1 लाख से अधिक वक्ता थे, जबकि 50 भाषाओं के 10 लाख से अधिक वक्ता हो गए थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज में पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटी फॉर्म अधिसूचित। आयकर विभाग ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म और नियम अधिसूचित कर दिया है। उन वरिष्ठ नागरिकों को यह फॉर्म बैंकों में जमा कराना होगा। उसी के आधार पर उनकी पेंशन, आय और एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट मिलेगी। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन, आय और उसी बैंक में सावधि जमा पर ब्याज पाने वाले 75 वर्ष और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है। इन वरिष्ठ नागरिकों को 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। वरिष्ठ नागरिकों को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर टैक्स काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सामाजिक सुरक्षा योजना में अटल पेंशन योजना सबसे पसंदीदा। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, देखिए 3 दिन पहले जब हमने डिस्कशन किया था तो एनपीएस और अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको दी गई थी। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अटल पेंशन योजना सबसे पसंदीदा सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में उभरी है। अटल पेंशन योजना के कुल अंशधारकों की संख्या 2.8 करोड़ है। इसमें एक बड़ा हिस्सा गैर महानगर केंद्रों का है। एनपीएस के 4.2 करोड़ अंशधारकों में से वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक 2.8 करोड़ यानी 66% से ज़्यादा ने एपीवाई का विकल्प चुना था। एनपीएस के अंशधारकों में 3.77 करोड़ या 89% गैर महानगरों के हैं। एनपीएस ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। राज्य सरकार की योजना 11% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही है। वहीं केंद्रीय स्वायत्त निकायों यानी कि सीएबी का एनपीएस अंशधारकों में हिस्से लगभग 1% रहा है। राज्य स्वायत्त निकायों की हिस्सेदारी लगभग 2% रही है। रिपोर्ट के अनुसार गैर महानगर अंशधारकों में एपीवाई सबसे लोकप्रिय योजना रही है। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज, और स्पोर्ट्स पेज में टोक्यो ओलंपिक है। सबसे पहले हम वो नाम जान लेते हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक अविन लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्ण नागर। रजत पदक भाविना पटेल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलू, प्रवीण कुमार, सिंहराज आधना, सुहास एल यतिराज। और कांस्य पदक जीता है सुंदर सिंह गुज्जर, सिंहराज आधना, शरद कुमार, अविन लेखरा, हरविंदर सिंह, मनोज सरकार ने। तो यहाँ पर आपको एक नाम कॉमन मिला, वो नाम है सिंहराज आधना, जिन्होंने रजत पदक भी जीता है और कांस्य पदक भी जीता है। और ये पदक तालिका है जिसमें चीन सबसे टॉप पर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसमें भारत भी आपको शो हो रहा है। देखिए सबसे टॉप पर चीन है जिसने 96 स्वर्ण पदक जीते हैं, 50 रजत, 51 कांस्य और टोटल 207 पदक जीते हैं। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर 41 स्वर्ण, 38 रजत और 45 कांस्य पदक के साथ 124 कुल पदक जीते हैं। और अमेरिका तीसरे नंबर पर है, 37 स्वर्ण, 36 रजत, 31 कांस्य पदक जीतकर 104 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है। और भारत 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक के साथ 19 टोटल पदक के साथ 24वें स्थान पर रहा है। तो ये आज का यानी 6 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।